अवार्डी है भाई। रामफल कोच साहब हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। महावीर कोच साहब द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। अनूप सिंह दैया द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। जय भगवान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रवेश मान। तो आप करो ना लिस्ट के हिसाब से जी ये मतलब कितने हैं? 27 है। 27 है। और फिर केसरी नहीं, अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, सदर वो ओलंपिक मेडल सब मिला के मिला के और मौसम पहलवान की बात केसरी आपने 1 करोड़ का इनाम में दंडल करवा था। पहला मौसम नहीं जीता था। 1 करोड़ गाड़ी में नहीं, गुड़गांव में आ गया सबसे पहला। गुड़गांव में आ गया। गाड़ी में कबड्डी का था। हाँ, सदैव खिलाड़ियों को इतना मान सम्मान दिया है और खिलाड़ियों के ऊपर ऋण है। सभी खिलाड़ी आज आपका प्यार की वजह से आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उसको ऋण को उतारना चाहते हैं। जी 52 खिलाड़ी हैं जी अंतर्राष्ट्रीय और 27 अर्जुन अवार्डी हैं और द्रोणाचार्य सुदीप मान जी। सभी खिलाड़ियों की तरफ से बात रखना चाहता हूँ। आपका हमारे ऊपर बहुत एहसान है खिलाड़ियों। आपने हमारे कई पहलवानों को दी, को दी, बबीता जी को दी, शिव राणा को दी और एक हमारे हॉकी खिलाड़ी भाई संदीप जी को दी। उनको खेल मंत्री बनाया। आपने इतनी अच्छी पॉलिसी बनाई है खेल के लिए, खिलाड़ियों के नाम भी बढ़ाए हैं मेडल के हिसाब से। तो हम सब खिलाड़ी आपसे वादा करते हैं कि एक मौका हमें और दो, लोगों जी को हम जिताकर चंडीगढ़ भेजेंगे। अब की बार हम खाली पहलवानों के लिए बॉक्सर भी हैं, हॉकी के भी हैं, शूटर की है। मैं कुछ बातें पूछूं तो क्या? जी जी मुझे कुछ बताना। हाँ चलिए आपने सच्ची बोलना। ये बोलने का तो ठीक ये बताओ, पिछली बार जो 4 खिलाड़ियों की बात आ रही है, संदीप सिंह जी, योगेश्वर जी, बबीता और तीर्थ राणा, इन चारों हल्कों में हम में से जो यहाँ है, अगर एक एक हल्के का नाम लूं मैं, तो पेवा में कौन एक्टिव था आप में से? मदद करने के लिए क्या? मदद करने के लिए तीर्थ सिंह की पेवा यानी संदीप सिंह जी की नहीं थे। आप फिर बबीता के यहाँ दादरी में काफी थे। मैं पूछ रहा हूँ, आप तो कहोगे काफी थे। और हरियाणा में काफी अच्छा नाम। और फिर बड़ौदा में बड़ी संख्या में। पहली बात तो यह है कि पिछली बार आप लोग 4 जगह बटे हुए थे। इस बार आपका टारगेट एक ही जगह का है। बड़ौदा जीत के देखना। बात यह कि इस सारे कार्रवाई को फोटो वोटो लेकर के जरा उस पर हल्का दम दिखाना तो देखिए, हम तो अपना काम काफी कर चुके हैं और काफी बड़े प्रदेश में भी अलग अलग मत होने के बाद भी बड़ा मत यही है कि हम श्रेणी को पिछली बार बना दी क्यों, लेकिन फिर भी फैसला तो केंद्रीय चुनाव समिति है वो करती है और अध्यक्ष है उसमें लड़ाई। जी को कल हम नाम लेके आए हैं, उसमें से आज हम लोग फाइनल कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, मैंने कभी ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आ रहे हैं मिलने के लिए, तो मैं तो जा रहा हूँ बाहर, मिलने मिलूंगा, तो बस एक आध फोटो वोटो मुझे व्हाट्सएप करा देंगे। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पूरे हरियाणा का खेल जगत यहाँ बैठा है
बाहर खड़े हैं जी, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी बच्चियां आई हुई है, बाहर है बहुत खड़े हैं जी बाहर। ये इंटरनेशनल। बहुत बड़ी ताकत है जी और बड़ी ताकत हमको तो नजर आई नहीं है। हमारे आज के देखने को ये ताकत नजर आ जाए। सर आपका आशीर्वाद सर। बाबूजी सोनीपत खेल का अब है, और तब तो मैं भी अपने इलेक्शन में था, बबीता भी थी, सभी थोड़े थोड़े हो गए थे, और सोनीपत में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी सोनीपत में माने जाते हैं, और वहाँ कुश्ती कबड्डी ज़्यादा है, और सभी हमारे खिलाड़ी अब की बार ये सोच रहे हैं जो आपने हमारे को टिकट दी ऋण उतारे, तो आपका आशीर्वाद होगा तो हम देखिए जरूर। कुछ कठिनाइयाँ हैं उदाहरण का चुनाव की मुझे लगता है केंद्र के लोग अभी 2-4 घंटे में कर देंगे तय पूरी करनी, लेकिन जो कठिनाइयाँ हैं वो आपको ध्यान करा रहा हूँ। एक तो सारे प्रदेश का चुनाव नहीं है, केवल एक बाई इलेक्शन है, और जब एक बाई इलेक्शन होता है तो सब पार्टियां अपना पूरा जोर उस पर लगा देती हैं। तो सामान्य जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें जितनी ताकत लगती है उसमें तो शायद कुल मिलाकर के 10% ताकत लगती है किसी पार्टी की एक सीट पर, और बाई इलेक्शन में 100% ताकत लगती है। तो जितने घोड़े हैं सब छोड़ते हैं, और जब सब छोड़ते हैं तो कभी भी अपने दुश्मन को, राजनीति में दुश्मन नहीं करना चाहिए, लेकिन अपना जो प्रतिस्पर्धी है तो उसको कमजोर नहीं मानना चाहिए। उस प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए सीधी सीधी तो करनी पड़ती है लड़ाई, जो लड़ाई होती है, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे ना दाव पेच भी करते हैं। जीतने के लिए दाव पेच भी चाहिए, क्यों वैसा बिना दाव पेच के बिना सीधी ताकत भी कई बार कर जाती है। प्रैक्टिस भी चाहिए जी, दाव पेच के साथ साथ चालाकी चाहिए। चालाकी वही दाव पेच चालाकी की बात है। मैं एक चुनाव में ना हर किसी चुनाव की तैयारी में उदाहरण दिया करता हूँ, मतलब उसको अदरवाइज ना लेना, पहलवानी का ही। वैसे पुराने खिलाड़ी रहे, ये भी कबड्डी के खिलाड़ी हैं। एक पहलवानी था, कोई पहलवान था तगड़ा गांव का, तो उस गांव का वो केसरी था, और हर साल कुश्ती होती थी, और उस गांव के जितने पहलवान थे हमेशा वही जीतता था। एक बार कुश्ती शुरू हुई, सुबह से लेकर शाम तक जो बाकी छोटे खिलाड़ी थे वो खेलते रहे, फिर उसमें जो जीतते रहे उसमें आखिर में सेमीफाइनल फाइनल की तरफ बढ़ गया। तो शाम को जो फाइनल होना था, तो फाइनल में वही पहलवान था जो हर बार जीतता था, अब वो आ गया मैदान में और घुमा दिया अपना डंगर, तो कोई आया ही नहीं। सबको पता है कि भी क्या लड़ना है, ये तो जीतेगा ही। और जब थोड़ा सा टाइम रह गया, अभी उसकी घोषणा करनी थी रेफरी ने जीत की, तो एक नौजवान बैठा था, पतला सा सुकरू सा व्यापारी पूत, इनाम भी था उसका, 1000 रुपए का इनाम भी था उस कुश्ती का। तो वो बैठा था दर्शकों में, और उससे आ नहीं गया क्योंकि लड़के ले 1000 वैसे मुकदम क्यों ले गए। और वो कूद गया, जा खड़ा हो गया, मैं हाथ में लाऊंगा। लोग हैरान, ये पतला सा सुकरू सा आदमी तो इस पहलवान के हाथ में ला रहा है, तो मर जाएगा, तो एक ही पटके में उठा के फेंक देंगे पहलवान साहब, लेकिन वो मिला लिया हाथ। अब रेफरी कहे कि ये क्या हुआ, हम तो सोच रहे थे भी ये तो जीतेगा, इसका हाथ खड़ा कर दे और गाँव का एक केसरी जो है यही, लेकिन हाथ मिला लिया। तो उसने घड़ी देख ली, टाइम देखा, तो सांझ होगी, उसकी तो होगी, लेकिन कल सवेरे होगी। और थोड़ा उत्सुकता पैदा होगी लोगों में, कुश्ती का स्थिति थी नहीं, आधा मिनट का काम था, क्यों नहीं करा दिया। तो अगले दिन का सवेरे का टाइम रख दिया, और आसपास के गाँव के लोग इकट्ठे हो गए मुकाबले को देखने के लिए। कुश्ती शुरू हुई, चुटकारी जमीन पर खड़े और चुटकार के हाथ मिला के, और जैसे पहलवानों को होता है ये भी पहले कंधे में सिर लगा के और थोड़ा घूमना घूमना, तो जब शुरू करा तो सुकड़ू आदमी ने पहलवान से पूछा, पहलवान साहब जीतना है, जीतना है, जीत के क्यों, क्या है जीत में, क्यों करोगे जीत, 1000 रुपये का नाम है, वो क्यों छोड़ूंगा, तो बस इसीलिए जीतना। हाँ बहुत बड़ी बात है, तो मैं तो अगर 2000 दे दूँ मैं जिता देगा। पहलवान का घूम गया दिमाग, ठीक है तुमने 2000 दे, कोई बात नहीं,
चार चक्कर वक्कर मारे और उस शुक्रू पहलवान ने थोड़ा इशारा करा, पहलवान साहब पहलवान नीचे रो शुक्रू जीत गया हो। लोग हैरान पड़े, ये क्या हुआ? लोगों ने खाली अपने कंधे पे लेकर लो, मेरा मुद्दा और ये करो वो करो। हम जब जा रहे थे तो लोग उनके साथ, ये पहलवान पीछे देखे कि तो लोग ले गए इसने। तो पहलवान ने कहा अभी रुको जरा, इससे मुझे बात करने दो। क्यों बात करनी है? नहीं मैंने बात करनी है। लोगों ने पूछा कोई बात नहीं, अगर आपस में द्वंद हुआ इनका तो बात कर लेने दो। तो उतार दिया कंधे से, जा भी बात करा, कोने में ले गया। तो कंधे तो ले जा रहे, तो मेरे 2000 तो दे। कौन से 2000? मैंने कहे थे कि तेरे अपने दाव मेरे अपने दाव। वो तो मेरा दाव था, मेरा दाव लगा दिया। तो भाई ये दाव बेच दी। एक तो ताकत ज्यादा लगेगी, दूसरा आजकल 2-3 चीजें और चल रही है, खास करके किसानों के दिमाग में ये फतूर डाल रखा है। क्या केंद्र सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं, ये सारे खिलाफ है, तुम रुक जाओ। हालांकि इसमें है तो थोड़े राजनीतिक आदमी ज्यादा ऊपर, कुछ कांग्रेस के लोग, कुछ जो यूनियन के लोग हैं, उनकी अपनी राजनीति है और उनको सपोर्ट करने वाले भी कुछ लोग हैं, ऐसे हमें पता है। लेकिन ये आम आदमी के दिमाग में नहीं है। फिर भी जब चीज चलती है तो खुसर करके पहुंच जाती है। इसका भी पर्दाफाश करना है कि भाई किसानों का नहीं बिगड़ना देंगे, कुछ उनका एक दाना खरीदेंगे, MSP पर खरीदेंगे। हमने शुरू भी कर दिया। सारे धान है या बाजरा है या सरसों, ये सरसों तो नहीं है, मक्का है और कपास है, 4 फसलें इस टाइम की सब चल रही है और महीने भर में कंप्लीट हो जाएगी। किसान सब समझ जाता है। एक ये जो बादल सा है, इस पर भी आप लोगों को काम करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि आप लोग पहलवानी करते हैं, इस बात के बारे में आपको बताया, लेकिन कहीं ना कहीं इसको समझ लेना और समझ करके और लोगों को बताना पड़ेगा जाके गांव में कि ये सामने बकावे हैं, कुछ नहीं है इसमें। और जो मोदी जी ने ध्यान रखा है कि किसान की आमदनी डबल करनी है हमने 2 साल में, काफी कुछ कदम ले लिए, स्टेप ले लिए। ये कानून भी ऐसे कि इससे काफी कुछ मामला ठीक होगा। खास करके जो बिचौलियों का रोल होता है वो कम हो जाएगा और किसान को हमेशा बिचौलियों के कारण से बहुत नुकसान होता है। तो कई तरह की चीजें हैं, मैं बोलना ठीक नहीं सकता, लेकिन आप लोगों को पता होगा जो किसानी से जुड़े हुए लोग। बाबू जी सारे किसान नहीं है, नहीं कई बार पहलवानी के रंग में जब चल पड़ता तो उसमें निकलना पड़ा के मुझे खेत में भी जाना पड़ा, सारे जहाँ मंडी में नहीं जाते होंगे अभी, मंडी में नहीं जाते होंगे, मंडी में नहीं जाते, खेत का इंतजाम। ये खेल मंडी के हैं, है ना, वो भी सारे होंगे खेल मंडी के हैं। थोड़ा सा इस विषय को समझ करके एक दूसरा और एक बड़ा नाजुक विषय बता देता हूँ। हरियाणा की राजनीति और कई और प्रदेशों की राजनीति, इसमें जातिगत जो विष है, इसका घोल है, ये बहुत जबरदस्त चलता है। ये जो घोल है जहर का, ये बहुत बुरा हुआ है। हम जो कि पहलवान हैं, पहलवान की जाति पहलवानी है, स्पोर्ट्स स्पिरिट है हमारी, और स्पोर्ट्स स्पिरिट में, खेल में हम ऊपर से ऊपर के सोचते हैं। लेकिन वहां जब आप फील्ड में काम करोगे, ये चीजें आएंगी। इससे कैसे हमने चीजों को उबारना है, इसमें आप लोगों के लिए, कईयों के लिए चैलेंज खड़ा होगा। बात समझते? क्योंकि वहां जातिगत तरीके से लोग बांटते रहते हैं, टिकट बांटने को भी जातिगत तरीके से देखते हैं, वोट डालने को भी जातिगत तरीके से देखते हैं, लीडरशिप क्या है इसको भी जातिगत तरीके से देखते हैं। हमने इन चीजों से अपने आप को ऊपर उठा करके उनके दिमाग में जो कोई चीज है तो उसको निकालना है। ये अगर आप कर गए तो जीत सुनिश्चित। बाबू जी 11 बजे मैसेज में जा रहा था, उससे भी इस भेदभाव को खत्म करने के लिए हुए हैं भाई हमारे खिलाड़ियों में, और देश में थोड़ा मैं उस बात पर ही भरोसा कर रहा हूँ,
इस बात को भरोसा कर रहा हूँ। 90% जाट खिलाड़ी थी इनमें सारे के सारे 26 बिरादरी से ही आते हैं सर। तो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर ये नहीं है कि वो उस जाति से है, क्योंकि सारे एक ही थाली में बैठ के खाते हैं, कोई जाति पाति नहीं देखते। आपको नहीं कहा बिल्कुल। नहीं सभी मैंने को तो जहाँ आप जा रहे हो वहाँ की बात बता रहा हूँ। ये हम एक मैसेज भी देने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो वो बताना चाह रहे हैं सर कि वहाँ हम जहाँ आप सब एक जा साथ रहे हो यहाँ तुम्हारी बीमारी आपको मिलेगी। अब तीसरा जो एक सवाल और पूछना है, जो बड़ौदा विधानसभा के चंबल गाँव, हममें से चंबल गाँव के रहने वाले कौन कौन है? बड़ौदा का कौन कौन? नरवाड़ा जी 4-5 गांव में नरवाड़ा के जी। कबड्डी के खिलाड़ियों की वजह से निकला जा रहा है। रिश्तेदारी भी है जी, लड़कियां रिश्तेदारी भी है जी। रिश्तेदारी मलिक की लड़कियां बस मेरा ये कहना है कि हमें इस बैरियर को तोड़ने के लिए 6-7 गांव में दो बातें आपको मुख्य रूप से बताई है। एक किसानों वाली, एक इसको आप तोड़ दो। और इतना बड़ा खेल जगत पूरे हरियाणा का जब वहाँ जाएगा, बैठेगा, घुस जाएगा गाँव गाँव में, मुझे नहीं लगता कि किसी की हिम्मत होगी कि कोई दूसरे को सोचेगा। भारत माता की मेरी ओर से यही बात थी। और नेता है यहाँ जो लगातार वहाँ काफी समय से काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इतनी बड़ी संख्या में अपने प्यारे दोस्त, अपने साथी के लिए यहाँ पर आए। धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आपकी बात को भी सुना और अपने मन की बात भी कही, बिना किसी के भी मेरी ये बात कहने का असर सामने वाले पे क्या जाएगा। जो मन में उनके भाव थे, जो उनके पास फीडबैक था, उस आधार पे बात की। मैं 2-3 महीने से लगातार बड़ौदा हल्के में हूँ, काफी लोगों के संपर्क में हूँ, उनके मन को भी जाना है। बड़ौदा के जो मेरे भाई बहन हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सच्चे हैं, उनको कोई चालाकी या बेईमानी छू के भी नहीं गए। मेरे अंदर 10 कमियां हो सकती है, लेकिन मैंने बड़ौदा के अंदर कोई कमी नहीं देखी। अब ये चुनाव कोई सीधा सीधा बीजेपी कांग्रेस का भी नहीं है, सीधा सीधा चुनाव ये किसी चीज का नहीं है, ना किसी सरकार है, वो रहने वाली है 4 साल। अब ये मुद्दा है सिर्फ इंसानियत का, कि इस चुनाव में इंसानियत जीतती है या राजनीतिक चालाकियां जीतती हैं। इस बात को लेकर सीधा हम जाएंगे। अगर कोई ये भी कहता है कि हम पक्के कांग्रेसी हैं, भाई हम तो सारी जिंदगी हुड्डा को वोट दिया, भाई जब हुड्डा ने बना रहा हो मुख्यमंत्री अगली बार दे दिए। ईब के ये मुद्दा है इंसानियत का, जो भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं। लोग बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि बीजेपी मुद्दा बनाती है, हम लोग उनके ऊपर लगाते हैं। इस बात को छोड़ दो, आज हम भाई के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये हमारा संकल्प है। चुनाव का फैसला करने वाला परमात्मा है, उसने जो भी करना है करे, उसका बोझ किसी को नहीं है, ना आपको है ना हमारे को। लेकिन इंसानियत नहीं हारनी चाहिए, आपस में भाईचारा नहीं हारना चाहिए। इस संकल्प के साथ अगर हम तैयार हैं तो मैं चाहूंगा कि नारे की आवाज ऐसी हो कि पता लगना चाहिए कि कोई मुंह नहीं। एक तरह से ये सौगंध वाली बात है, ये नेम वाली बात है। नारा भारत माता का लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा किसी व्यक्ति का लगेगा, लेकिन ये हमारे अंदर का संकल्प है जो बोलना चाहिए, भारत माता की जय। धन्यवाद। बस बाबू जी एक परीक्षा भी आई पासपोर्ट सब अर्जुन वाडी द्रोणाचार्य और रेलवे से ओलंपियन। ये आजकल मास्क का ये ऐसा मामला हो गया, आदमी पहले देखी रखाई भी भूल जाते हैं। बहुत बार मैंने कई टूर्नामेंट में, कई जगह खेलों में एक विषय की जानकारी आपको हो गई होगी। इस बार देश का जो सबसे बड़ा इवेंट केंद्र सरकार ने शुरू किया है वो खेलो इंडिया। इस बार सौभाग्य से वो महिलाओं को मिल गया खेलो इंडिया। पंचकुला उसका हेडक्वार्टर होगा, पंचकुला, फिर आसपास के चंडीगढ़ है, मोहाली है, गंगानगर, अम्बाला क्षेत्र, यहाँ तक के सारे जितने भी खेल के परिसर हैं उन सबका उपयोग कराएंगे। और आप सब लोगों को निश्चित रूप से उसमें जो इवेंट्स होंगी, उसमें जो आप लोग की इवेंट होंगे उसमें आप रहेंगे। मानो किसी की इवेंट ना भी हो या नंबर ना भी आए तो भी उस समय साथ अपना ये 2021 के नवंबर दिसंबर में होगा, 7 नवंबर। वर्तमान कोरोना वाला मामला धीरे ठीक हो गया, तो उसमें खेलो इंडिया में सब किशोर भी हैं, स्कूल गोयर भी हैं, कॉलेज के भी हैं, बच्चे भी हैं,
बाकी मतलब क्या है ये तो नहीं पता मुझे। क्या खेलो इंडिया के है कोई 17 साल अंडर 17 लग रहे हैं अंडर 17 21 तक के है, लेकिन उसमें हमारी भी भूमिका अपने अपने ढंग से हमको बना लेनी चाहिए। चैंपियन हो सर, चैंपियन इंडिया में पिछले 2 साल से पिछले साल हम 1-2 नंबर से रह गए, अपनी बात हो रही महाराष्ट्र हमारे से 2 साल पहले बार हम आगे बढ़ जाएंगे। रेसलिंग के अंदर ना जी पूरे हिंदुस्तान में 86% पहलवान हरियाणा के, 86%। हरियाणा जितू लड़का स्पोर्ट्स हम है भी और आगे इसको और बढ़िया चाहे होगी तो बाबू जी एक छोटा परिचय ओम प्रकाश भैया दिको सब आए अभी कोरोना इसी साल मिला जी। और आपको भी उस समय कोरोना हो गया, मिलने का समय था, लेकिन फिर तो मैं लगातार कोरोना से पीड़ित चल रहा हूँ। स्पोर्ट्स स्कूल चला रहे सर, मेरे को था भैया जार खिलाड़ी तैयारी में हाँ जी प्रोग्राम से सीन किया था हेलीकॉप्टर से कैप्टन साहब बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बात करेंगे।